जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुख्य टॉपिक अर्थशास्त्र से है और जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास। हमारे आर्थिक विकास देश के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और यह हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू है। इससे रिलेटेड RO, यूपी पुलिस, यूपी PCS, चाहे हाई कोर्ट RO हो गया, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज सभी क्वेश्चन का कलेक्शन हमने लेकर आया है। तो आप लास्ट तक इसे देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, जिससे पता चले कि आप 25 या जितने भी क्वेश्चन हैं कितने आपके सही हो जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं और आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो आर्थिक विकास से संबंधित कौन सा नहीं है, हमें यह बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार। आपको बताना है क्या यह सही है। तो चलिए हम इसको इलॉबरेट करते चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देते चलते हैं कि पूंजी का जो संचय है और तकनीकी सुधार, बिल्कुल यह आर्थिक विकास में आता है, क्योंकि आपके पास जितना धन कमाए हैं तो उसका कुछ हिस्सा आप संचय करते हैं, उसको बचत के रूप में रखते हैं ताकि वह आपके संकट के समय काम आता है। और तकनीकी सुधार भी ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए पहले लोग घरों में पैसे रुपए वगैरह रखते थे, आज तकनीकी सुधार हुआ, बैंकों में पैसा रख रहे हैं। धीरे धीरे तकनीकी और सुधार आया तो लोगों ने अपने बैंक के पैसे जो है सीधे मोबाइल या वॉलेट में रखने लगे हैं और अपना उपयोग और आसानी से हो सका है। अगला ऑप्शन बी कि जनसंख्या में परिवर्तन। बिल्कुल जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा। आप देखते हैं कि आपके घर में अगर 1 लोग कमाने वाले हैं और उसमें 4 लोग और बढ़ जाएं खाने वाले, तो आपकी जो आर्थिक विकास है कमज़ोर पड़ जाएगी, स्लो हो जाएगी। ऐसे ही ऑप्शन सी विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। बिल्कुल श्रम विभाजन भी आर्थिक विकास से ही संबंधित है। जबकि ऑप्शन डी यहाँ पे है कि तकनीकी विधि तथा नौकरशाह, ये बिल्कुल गलत है। तो नौकरशाह कभी भी आपके आर्थिक विकास में कोई भी भागीदारी नहीं करते हैं, वे जो सिस्टम है उसको लागू करते हैं। जैसे IS जो लोग होते हैं या DM होते हैं, वे शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखने का काम करते हैं, न कि आर्थिक विकास में इनका कोई योगदान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। यानी 5 ट्रिलियन भारत ने अपना लक्ष्य बना कर रखा है कि हम भारत का जो GDP है उसको 5 ट्रिलियन करेंगे। तो यह कब तक लक्ष्य रखा गया है, 2022 तक, 24 तक, 30 तक या 2026 तक, यह आपको बताने हैं। तो देखिए अभी बता देते हैं हम इसको कि इसमें सभी आंसर गलत हैं, सभी आंसर गलत हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो लगभग सी इस प्रश्न का आंसर सही होना चाहिए। लेकिन अभी पहले देखिए 2025 को मतलब आंसर रखा गया था 2024 को। वैसे 2019 में 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था डॉलर करने का लक्ष्य शामिल किया गया था और उसे कहा गया था कि 2025 तक हम ऐसा शामिल मतलब ऐसा जो है लक्ष्य हासिल कर लेंगे। लेकिन उसे 2024 बीच में कर दिया गया। लेकिन 2024 भी देख रहे हैं बीत गया, लेकिन 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ नहीं। ठीक है, तो इसको अभी आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आगे बढ़ाया गया है, आपको हम दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पे हम इसे बनाए हैं। तो देखिए गूगल से हमने इसे लिया है। इट विल बी 2027-28 व्हेन इंडिया टच इट्स गोल पोस्ट ऑफ 5 ट्रिलियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। यानी जीडीपी जो 5 ट्रिलियन डॉलर है उसको पार 27-28 में भारत करेगा। और यह लक्ष्य जो है निर्मला सीतारमण जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इस समय हैं। पहले जो है देखिए 2024-25 रखा गया था, लेकिन अब क्या हो गया है, यह बीत चुका है, इसलिए इससे आगे बढ़ा दिया गया है 2027-28 के लिए। ठीक है, तो आपको ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन है कैसा लगा इसे ज़रूर बताइएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न ये रहा कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन कारण है। कथन ए दिया गया है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। इसका कारण दे रखा है कि NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त करना है। आपको बताना है कि कथन इसमें ए सही है, बी सही है, या ए और कारण दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है सही भी, और या तो दोनों गलत है। इसके बारे में आपको बताना है। देखिए क्या है कि छोटा पड़ गया है, इसलिए हम इसे फिर दिखाएंगे आंसर इसका। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें से आपको आंसर A, B, C, D में छांटने हैं। तो आइए इसका आंसर करते हैं पहले। तो देखिए इस प्रश्न का सबसे पहले देखते हैं कथन क्या कह रहा है कि जो NEP है यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यह सरकार की एक योजना है 2020 से 2025 की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। 2020 से 2025 के लिए इसे लागू किया गया था, और इसका काम था कि जो भारत की ढांचागत जो पाइपलाइन है यानी लोगों को हर एक चीज़ मुहैया कराने का जो सिस्टम है उसको मजबूत करना है। जैसे आपने देखा कि हमें जो अनाज मिलता है जो कोटेदारों से, वे उसमें कुछ काट लेते हैं 1 किलो 2 किलो, तो उनको मजबूत करना है ताकि बीच में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना हो। ठीक है, और कारण दिया रहा है कि NEP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। बिल्कुल, तो इसमें भी सही बात है, इसका उद्देश्य आप देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 5वां रहा कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं। जो कंपनियां हैं जो प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना करती हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। ऑप्शन दे रखा है पहला कि उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। जो उपभोक्ता की मांग है और अपेक्षा है बिल्कुल बढ़ रही है, रोज़ की रोज़ बढ़ रही है। उपभोक्ता देखिए आज आप देखेंगे कि जो सस्ता है उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे विलासिता चीज़ों की जो अपेक्षाएं हैं मांग तो रोज़ें बढ़ती रही है। ऑप्शन बी देखिए, कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धा की बढ़त प्राप्त होती है। देखिए हमने कहा ना कि जो कम लागत है ना, जिसकी कम मूल्य है, उसकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़ जा रही है। ऑप्शन सी है कि अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि उदारीकरण को जो सिस्टम था जिसे हम बोलते हैं LPG रिफॉर्म लाया गया था 1991 में मनमोहन सरकार के द्वारा, और उस समय BN राव थे, उस समय प्रधानमंत्री थे। तो
उदारीकरण यानी देखिए लिबराइजेशन इसे कहते हैं, ये उदारीकरण है, उस समय लाया गया और आज भी यह और ज़्यादा विस्तारित होता ही रहा है और इसकी दर तीव्र होती गई है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या 6, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतः विशेषता होती है। तो क्या क्या विशेषता होती है इसमें बताना है आपको कि कौन कौन इसमें सही है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में कौन कौन सही है और कौन गलत है, यही आपको इस प्रश्न का आंसर में जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहला है, हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि प्रति व्यक्ति निम्न आय, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति अगर निम्न आय है तो वह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ही जाना जाएगा, क्योंकि लोगों के पास कमाई कम है तो विकसित नहीं है, इसका मतलब वे अपने ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये रहा प्रश्न, दूसरा रहा कि पूंजी निर्माण की निम्न दर, बिल्कुल पूंजी की निर्माण हो ही नहीं रही है। जैसे खेती में आपका ज़्यादा पैदावार नहीं हो रही है तो आप विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा धन में बेच नहीं पाएंगे, आपको ज़्यादा धन की उगाही नहीं होगी, तो आप अल्प विकसित यानी कम विकसित ही रहेंगे। अगला है कि निम्न आश्रितता अनुपात। देखिए यह विकसित यानी विकसित की विशेषता है, विकसित जो अर्थव्यवस्था है उसकी यह विशेषता है। कैसे? निम्न आश्रित, जैसे आप देखिए किसी पर आश्रित रहते हैं, जैसे आपके पास पैसे नहीं है तो अपने पिता पर आश्रित रहेंगे। तो अगर आपकी आश्रितता अनुपात कम है, आप किसी पर कम आश्रित हैं, तो आप मतलब कि कहीं ना कहीं आप पैसे की उगाही कर रहे हैं, आप अपनी आवश्यकता की चीज़ों को अपना पूरा कर ले रहे हैं। तो ये रहा कि तो आप इसका मतलब विकसित हैं। चौथा यह रहा कि तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल का शक्ति होना या कार्यबल शक्ति होना। तो देखिए तृतीय क्षेत्र जो होता है ना, अगर जिस देश में ज़्यादा इसका विकास हुआ है वह बहुत तेज़ी से विकसित राष्ट्र बनने में वह मदद किया है। तो इसलिए समझिए कि यह विकसित राष्ट्र के लिए यह विशेषता है। तो इस तरह से हम देखें तो केवल 2 ऑप्शन क्या है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए सही हैं, बाकी ये सब नहीं है, ये सब दोनों विकसित अर्थव्यवस्था के लिए है। तो इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर कूट में मिला लेंगे, ऑप्शन 1 और 2 सही था, तो इसलिए ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न
पहले इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, और क्योंकि ऑप्शन जो 4 है गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का आंसर चला जाता है। 8वां प्रश्न, आइए समझते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, इसे किस लेवल में स्तर पर हम रखेंगे। ऑप्शन ए है कि एक पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था। नहीं, बिल्कुल हमारी गतिहीन नहीं है, बल्कि गति है हमारे में लगभग 7 के आसपास % से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। विकासशील अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं, विकासशील अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, अर्ध विकसित भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। चूँकि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखिए, इसको पढ़ के बताइए, तब तक बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भी एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। अगर हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो हम अल्प विकसित हैं और विकासशील देश की तरह हमें नज़र में रखा जाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं और इसका आंसर पता करते हैं। ऑप्शन ए है कि जहां कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। देखिए, यह ऑप्शन जो है सही हो सकता है बी वाला, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। ठीक है ना, तो नहीं, डी वाला नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं, सी वाला होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए वाला कि जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र भी दोनों विद्यमान हों, वहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ये रहा 8वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, कैसी अर्थव्यवस्था है। तो इसकी सीधी आंसर है, अभी आपने 9वां क्वेश्चन देखा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यह रहा अगला प्रश्न 10वां के बाद। ये भी ठीक 9वें की तरह ही प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। आप इस प्रश्न का आंसर बताते जाइए, देते जाइए, और क्योंकि इससे आपकी जानकारी में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो देखिए, इसमें है ऑप्शन बी है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता है। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी इसका एक्सप्लेनेशन होगा। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी सेम प्रश्न है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसका प्रमुख लक्षण क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे वही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहेगा। 14वां प्रश्न कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 14 के बाद अगला प्रश्न 15वां। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस वाले में। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, आप इसका प्रश्न पढ़ के जल्दी से आंसर दीजिए। 1 मिनट में हम इसका आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में आपको लिखने हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है कि एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ श्रम आधिक्य ज़्यादा है, हमारे यहाँ श्रम ज़्यादा है क्योंकि यूथ पावर ज़्यादा है। यहाँ पे व्यापार आधिक्य ये नहीं है, पूंजी भी हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं है, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा कंपनियाँ खुद यहाँ पे खोल लेते, किसी की ज़रूरत नहीं होती हमें जो है निवेश कराने की, या किसी से कहने की, मतलब कि आप हमारे देश में निवेश करिए, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगला प्रश्न 16वां नंबर का। तो प्रश्न
पढ़ते हैं, निम्न में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, हमें कैसे पता। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि आय की असमान वितरण होना चाहिए, कि उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में धीमी गति की दर, वृद्धि की दर, अब बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। इसमें कौन ऑप्शन सही है यहाँ पे बताने हैं, ए, बी, सी और डी में। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए फटाफट। चलिए अगला हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल पहला इसमें जो दिया है कि भारत की जो आय है वह असमान वितरण है, इसलिए इसे हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल कर सकते हैं। अगली है कि उच्च निर्भरता दर, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम विकसित नहीं हैं तो हमारे यहाँ सभी चीज़ों का उत्पादन हो नहीं पाता है, इसलिए हम दूसरे देश से या दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं उस चीज़ के लिए। ऑप्शन तीसरा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, बिल्कुल अगर राष्ट्र या जीडीपी है उसकी वृद्धि बहुत धीमा है तो वह भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा। अगला है कि बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी बैंक जो है रोज़ बदल रहे हैं, रोज़ टूट फूट रहे हैं, रोज़ जो दिवालिया हो रहे हैं, तो समझिए कि अल्प विकसित ही अर्थव्यवस्था है। इसलिए इस 16वें प्रश्न का सही आंसर आप बता सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, इसमें आपको बताना है। कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सही आंसर बता सकते हैं ए, बी, सी और डी से। और इधर देखिए लोअर पीसीएस या यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट में पूछा गया है, जो 2004 के एग्ज़ाम में शामिल किया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि कृषि की प्रधानता बिल्कुल भारतीय अर्थव्यवस्था में है। हमारी लगभग 50% जो जनसंख्या है कृषि पर ही निर्भर है। न्यून प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल भारत की प्रति व्यक्ति आय कम है, न्यून है। यहाँ पे बृहद बेरोजगारी, बिल्कुल भारत की बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। उद्योग की प्रधानता, नहीं, हमारे यहाँ उद्योग की बहुत ही कमी है। अगर सोचिए खाली हमारे यहाँ उद्योग की जनसंख्या बढ़ जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल कर ली जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सही होने चाहिए, यहाँ देखिए चौथा दूसरा या इसमें दो वाला नहीं होना चाहिए। तो दो देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो यह ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। आपको बताने हैं कि इसमें आर्थिक तत्व कौन नहीं है, ठीक है। आर्थिक मतलब कि पैसे, पूंजी या रुपए से संबंधित नहीं है। तो पहली बात है कि सामाजिक व्यवहार, बिल्कुल यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवहार से आपको खाने को नहीं मिलेंगे, आपको पहनने ओढ़ने को लिए कुछ नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको सम्मान मिलेगा सामाजिक व्यवहार से। ऑप्शन बी कि प्राकृतिक संसाधन, बिल्कुल इससे आप जो है पैसे की उगाही कर सकते हैं। आपके पास शक्ति है तो आप कहीं काम करके पैसे कमा सकते हैं। पूंजी संसाधन, अगर आपके पास पूंजी पहले से है तो आपको फिर दिक्कतें क्या है, अपने पूंजी का मजा लीजिए, खाइए पीजिए नहाइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न 19 की तरफ। 1 मिनट के लिए आप इसे देख सकते हैं कि आर्थिक तत्व कौन है, अनार्थिक तत्व कौन है। आर्थिक तत्व में प्राकृतिक संसाधन हमने आपसे बताया, श्रम शक्ति, पूंजी निर्माण, तकनीकी नवाचार हो गया, यह हो गया। जबकि अनार्थिक में सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक और अंतर्राष्ट्रीय ये घटक जो होते हैं अनार्थिक तत्व में शामिल किए जाते हैं। जबकि इसमें आप एक और देख सकते हैं कि आर्थिक वाले में पूंजी, उत्पाद अनुपात, संगठन वगैरह भी इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह आपको भी पता होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है।
चलिए अगला प्रश्न जो है 20 नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? तो देखिए आर्थिक सुधार के लिए जो दूसरा जनरेशन लागू किया गया है तो वह सरकार द्वारा उसको शामिल किया गया है उसके विकास करने के लिए। तो बोला जा रहा है कि कौन उसमें नहीं आता है, ये बताइए। तो भारत पहला है ऑप्शन ए कि तेल के क्षेत्र में सुधार करना, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार करना, न्यायिक प्रणाली में सुधार करना, शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार करना, यह आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि देखिए तेल अगर क्षेत्र में सुधार करेंगे तो आपके तेल का कम उपयोग होगा और हमारे पैसे की बचत होगी और हमें ज़्यादा तेल बाहर से मंगाने नहीं पड़ेंगे, इससे डॉलर जो होता है खर्च कम होता है। अगला है बी कि सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र में अगर सुधार करते हैं तो ज़रूर आपको आर्थिक सुधार में फ़ायदा होने वाला है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि शासकीय और सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार किया जाए, क्योंकि ये जो है पैसे का ज़्यादा उपयोग करते हैं और इन्हीं के द्वारा भ्रष्टाचार भी होता है। अगर इसमें हम अच्छे से सुधार कर लें तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और पैसा लोगों के पास जाएगा, जिससे वे अपना विकास सुचारू रूप से कर पाएंगे। न्यायिक प्रणाली में सुधार ये भी तो होना चाहिए, लेकिन ये इसमें आर्थिक सुधार में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है, आपको यह बताने हैं। तो ऑप्शन ए व्यक्ति, बी राज्य, सी व्यक्ति और राज्य दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा और जो है जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इसके लिए अगर डेडिकेटेड हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो अगर इसको लेकर के अगर आपको कोई सुझाव देना है, इसमें कुछ परिवर्तन हो जिससे आप इसको और ज़्यादा अच्छे से लाभ उठा सके, ज़रूर बताइएगा। तो आइए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।